गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। मैम जो आपने सुबह करवाया था हाँ और हाँ हाँ, फैन ऑटो करना है। वो रजिस्टर में करना है ओके मैम। है ना। देखो, मैं जो भी काम करवा रही हूँ ना रिटर्न, वो अपन को आपको रजिस्टर में करना है, ठीक है। आप ओके मैम। जो भी करवा रहे हैं ताकि अपने पास एक ये तो रहे कि हमने ये पढ़ा है, ये किया है ना। और याद तो रहने वाला नहीं, अपन अभी तो लगता है इस समय कि याद रह जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी आपको अनुनासिक और अनुस्वार मैंने है ना समझाने में, थोड़ा सा मुझे था, मुझे और बताना चाहिए आपको। तो स्वर व्यंजन आप जानते हैं, स्वर व्यंजन क्या है। अयोगवाह आज आप जान ही चुके हैं, हालांकि आपने पहले पढ़ा था लेकिन आपको याद नहीं था कि अयोगवाह क्या है, ठीक है। तो अयोगवाह अंग और आहा अयोगवाह है। ये वे ध्वनियां हैं जो कि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। क्लियर हो गया था ये। अब अनुस्वार एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताती हूँ, अनुस्वार क्या है, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार जो है वो है अंग की, जो अंग आप लगाते हैं ना उसको अनुस्वार कहते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, जैसे मुझे उस समय तो एकदम से मतलब उस चीज को मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कई बार मैं कुछ ऐसा बोल जाती हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि मैंने क्या बोला था, क्या किया था, है ना। एक बच्चे ने पूछा था कि मैम अनुनासिक जो है वो व्यंजन ध्वनि है क्या। नहीं, अनुस्वार जो है वो व्यंजन ध्वनि। समझ में आया? मेरी बात सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप लोग सो तो नहीं जाते? मुझे ऐसा क्यों लगता है बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो अब या तो मैं बिल्कुल ऐसा पढ़ाती हूँ जो समझ से ऊपर जा रहा है, या इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ जो क्या समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, जैसे ंगा, या, ठीक है ना, ड़ा, न, म। तो ये ऐसी ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण में जो है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो नाक से ज्यादा सांस जो है बाहर निकलती है, किसके? अनुस्वार। और मुख से कम। जैसे अपन बोले, आप बोल के देखिए, अंक, अंश, पंच, अंग। तो आपको ऐसा लगेगा कि नाक से जो है वो अधिक मात्रा में सांस बाहर निकल रही है, ठीक है। और अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए हम वर्ण पर एक बिंदु लगाते हैं। वर्ण पर क्या करते हैं? बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार को वर्णमाला का पंचम वर्ण कहा जाता है। तो अनुस्वार क्या है? वर्णमाला का पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे ऊंगा, ठीक है, फिर इया, और कौन से हैं? णा, न, है ना, और म। ये पंचम वर्ण है ना। तो ये पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में, हम इसको बिंदु के रूप में हम इसको लगाते हैं। और ये जो है ंगा, ञा, णा, न, म, ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण क्यों है? क्योंकि अपना जैसे क वर्ग का ंगा पंचम वर्ण है, च वर्ग का ञा पंचम वर्ण है, ट कणा है, त कना है, तथा दधना, प फ ब भ म, और पा वर्ग का म जो है वो पंचम वर्ण। पंचम वर्ण मीन्स जो पांचवा वर्ण है। क्लियर हुआ? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, यस यस इसको मैम। हम, यस मैम। क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है वो स्वर रहित होता है। ये तो व्यंजन है ना, व्यंजन है। और ये स्वर, अनुस्वार क्या लगते हैं? अनुस्वार स्वर रहित होते हैं तभी तो लगते हैं यार बिंदी के रूप में। अगर कोई शब्द पूरा है, कोई वर्ण पूरा है, मतलब स्वर के साथ है, तो वो अनुस्वार के रूप में आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि वो स्वर रहित है इसलिए वो पंचम वर्ण जो है वो नासिक के अनुस्वार के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब इन्हें हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन। क्योंकि हम जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, नाक का प्रयोग होता है ना, मतलब नाक से ध्वनि निकलती है ना, तो नासिक्य व्यंजन है। क्या बताया आपको कि अनुस्वार में नाक से सांस ज्यादा बाहर की तरफ निकलती है, हवा ज्यादा निकलती है, तो नासिक्य व्यंजन है ये 5 व्यंजन, ठीक है। इसे हम नासिक्य व्यंजन, पंचम वर्ण भी कहते हैं और नासिक्य व्यंजन भी हम कहते हैं। क्लियर हुआ?
अब हम देखेंगे यस मैम। यस मैम। यस मैम। अनुस्वार जो है वो एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? व्यंजन। एक व्यंजन। अनुनासिक का प्रयोग व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अब क्या पढ़ेंगे हम? अनुनासिक। तो अनुस्वार में तो नाक से ज्यादा वायु बाहर निकलती है, लेकिन अनुनासिक में मुख से ज्यादा संख्या में ज्यादा हवा बाहर निकलती है। तो अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब मुख और नाक दोनों से ही हवा बाहर निकले, लेकिन नाक से तो कम और मुख से अधिक सांस निकले। ठीक है ना? अनुस्वार में तो नाक से सांस ज्यादा बाहर आ रही थी। पता है ये सब चीजें क्या है? ये जब हम उच्चारण करते हैं हिंदी में, पता क्या है, हिंदी में अगर आपका उच्चारण सही है, आप उच्चारण सही करते हैं, उच्चरित आप वर्णों को, शब्दों को सही करते हैं, लिखेंगे भी सही आप। और अभी तो हम बहुत डीपली आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना? इसमें बहुत कुछ है। सघोष ध्वनियां, अघोष ध्वनियां। सघोष ध्वनियां जिन ध्वनियों को बोलते हुए आवाज बाहर निकलती है, अघोष ध्वनियां जिन ध्वनियों को बोलते हुए आवाज बाहर नहीं निकलती। तो जो पहला वर्ण होता है वो अघोष होता है, जैसे अ, तो अघोष है। क्यों? क्योंकि जैसे हम उठे, हमने कोई बात बोली, कोई स्वर बोला, तो एकदम से मुख से बाहर तेजी से आवाज नहीं आती ना। आती है क्या? नहीं आती, धीरे आएगी, धीरे से फिर लाउड तेज होती जाएगी। तो ये बहुत, हिंदी में तो वर्ण बहुत डीप है, मतलब उच्चारण के स्थान पर भी कि मुख से कौन से व्यंजन स्वर आपको बोले जाते हैं, वर्ण बोले जाते हैं। तालु में कौन से वर्णों का, मतलब कौन कौन से वर्ण तालव्य हैं, तालों की सहायता, तालवा होता है ना, जीभ के ऊपर का भाग। मूर्धा, दंत, है ना, दंत, थ द ध, तो त थ द, जहां पर जीभ दांत को स्पर्श करती है वो दंतव्य है। तालव्य तो बहुत डीप है, लेकिन चूंकि आप लोगों को इतना डीपली आने वाला नहीं है एग्जाम, है ना, और ये तो हम लोग 6th-7th-8th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही डीप है ये। तो अब अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब मुख और नाक दोनों में से हवा बाहर निकले, लेकिन नाक से कम और मुख से ज्यादा। जबकि अनुस्वार में उल्टा होता है, अनुस्वार में नाक से ज्यादा निकलती है, मुख से कम, और इसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा। इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। दांत, आंख, चांद, ये सब क्या है? तो अब आप चांद बोले, चांद बोल के देखो जरा मेरे साथ, बोलो दांत, बोलो दांत, बोलिए दांत, 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 आंख, आँख, चांद, चांद। तो मुख से ज्यादा वायु बाहर निकल रही है ना, सांस यस बाहर मुख मैम। से किसे, आप उच्चारण करके देखो, मुख से ज्यादा बाहर निकल। तो चंद्रबिंदु या अनुनासिक का प्रयोग प्रायः सभी स्वरों के साथ होता है। ठीक है, सभी स्वरों के साथ होता है। अब स्वरों के साथ कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जैसे च है, तो ठीक है, च प्लस आ, तो ये स्वर है ना, ये क्या है? स्वर है ना। तो ये तो सभी स्वरों के साथ ही होता है अनुनासिक का प्रयोग। और जो अनुस्वार है वो तो व्यंजन ध्वनि है। क्लियर हुआ? तो यस मैम। अनुनासिक का प्रयोग प्रायः सभी स्वरों के साथ होता है, और जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा होती है, वहां अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। तो जो जैसे कि मान लीजिए अब चिड़ियों, एक तो है चिड़िया, ठीक है, अब चिड़िया यहाँ पर ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए चिड़िया यहाँ पर चंद्रबिंदु आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे चिड़ियों शब्द है, यहाँ पर है तो ये अनुस्वार, लेकिन ये क्योंकि ऊपर मात्रा आ गई, शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। इसके ऊपर मात्रा आ गई, इसलिए अनुस्वार यहाँ पर ये लग गया, एक बिंदी के रूप में लग गया। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है तो चंद्र बिंदु लग जाता है, लेकिन अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है तो केवल एक बिंदु के रूप में लगता है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम दिए हुए हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह दोनों निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। वो स्थितियां क्या हैं? संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम अक्षर के बाद समवर्गीय शेष 4 वर्गों में से कोई वर्ण, या आप ये समझ लीजिए कि
यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का, है ना। अब जैसे कि गंगा एक शब्द है, ठीक है, गंगा, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ग प्लस अ। अब यहाँ पर ये अंग और यहाँ पर ये क्या है, ग। अब ग किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है, उसकी पंचम ध्वनि क्या है, ये है, ठीक है ना, प्लस ग प्लस आ। क्लियर हुआ। तो प्रत्येक वर्ग में क्या होगा, अगर जैसे मतलब जहां अनुस्वार है उसके आगे अगर उसी वर्ग का कोई भी वर्ण है तो उसी तो मतलब कोई वर्ण है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण, वहां पे पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये तो है एक। दूसरा नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। जैसे कि कंघा, ठीक है, कंघा एक शब्द है। अच्छा, एक तो इजी हम ये भी कर सकते हैं, आसान सा, कि क प्लस अंग, ठीक है, प्लस घ प्लस आ, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है, सही। और नहीं तो हम क प्लस अ। अब यहाँ पर घ, घ की अंतिम ध्वनि क्या है, त थ ध, नहीं, घ किसमें आता है, क ख ग घ, क वाले वर्ण में आता है ना। अब उसके अंतिम ध्वनि क्या है, ऊंगा, क्या है, ऊंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस घ प्लस आ। तो ये भी सही है, अगर आपको ज्यादा इतना दिमाग नहीं पे जोर नहीं देना है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है पंचम वर्ण वाली क्या बात है, तो आप क्या कर सकते हैं, क प्लस अंग प्लस घ प्लस आ, राइट है। क्लियर? यस मैम। आ गया समझ। अब एक तो ये, Yes, ma'am. अच्छा ये तो रही एक नियम वाली बात। अब दूसरा नियम पता क्या है इसका, कि यदि किसी शब्द में पंचम अक्षर एक साथ दो बार आते हैं तो पहला पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल अन्न, ठीक है, अन्न ये पंचम वर्ण है ना, क्या है, पंचम वर्ण है। अगर दो और एक है सम्मेलन, एक एग्जाम्पल दो, सम्मेलन, ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वांग्मय, वांग्मय, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। आप इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप इस नियम को समझो, उन्मुख, है ना। ये नियम कह रहा है आपसे कि यदि किसी वर्ग में पंचम अक्षर ये, क्लियर, ये पंचम अक्षर, तो यदि किसी शब्द में, शब्द दिए हुए, यदि किसी शब्द में पंचम अक्षर एक साथ दो बार आते हैं, यानी कि न एक पंचम अक्षर दो बार आया, देखिए समझ में आ रहा है, नहीं यहाँ रोशनी पड़ रही है शायद, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्या? Yes, यस ma'am. मैम। तो चलो यहाँ लिख के देखते हो, जैसे यहाँ शायद समझ, इधर देखो, यहाँ यहाँ नहीं आ रही है, ये आ रहा ना, ये क्लियर हो रहा है ये, हाँ यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है, आपका इसका नियम बता रहा है, दूसरा नियम क्या है, मैं कभी मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं थी आप लोगों को बताने के लिए। तो अब वो कह रहा है कि कोई पंचम अक्षर अगर एक अक्षर भी दो बार आ रहा है, पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर है ना, ये दो बार आ रहा है तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगेगा, यहाँ पर अनुस्वार मतलब ये इस तरीके से नहीं होगा, जैसे ये ऐसे नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. अब ये जैसे ये है, अब यहाँ पर ंग भी जो है पंचम वर्ण है और म भी पंचम वर्ण है, दो वर्ण एक साथ आ गए, पंचम वर्ण आ गए। तो अब इसको हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, रॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है। सम्मेलन को हम, क्योंकि देखो जो जो स्वर रहित होता है वही तो अंक के रूप में ऊपर आता है ना, ये स्वर रहित है,
नीचे इसके क्या है, नीचे इसके हलंत है ना, स्वर रहित है। इसको आना चाहिए था अनुस्वार के रूप में, अगर हम अनुस्वार पढ़ रहे हैं तो ये पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में आता है। लेकिन यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आ रहे हैं तो वो पूरे लिखे जाएंगे, उसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे सम्मेलन, माँ यहाँ पर स्वर रहित है तो इसको तो अनुस्वार के रूप में ऊपर जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। अब जैसे यह उन्मुख, तो अगर हम जब ये पढ़ रहे हैं तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, मतलब अनुस्वार के रूप में जाना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हाँ मैम समझ। Yes, ma'am. लेकिन नियम क्या कह रहा है, नियम कह Yes, रहा ma'am. है कि अगर दो पंचम वर्ण एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर अनुस्वार के रूप में, पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता। क्लियर? क्लियर हुआ? यस मैम। समझ में आया? Yes, मैम ma'am. अगर जैसे दो, मैम हाँ जैसे बोलो। हम मैम जैसे हम है लिखते हैं तो हम है के ऊपर अगर हम डॉट लगाते हैं तो उसको हम बहुवचन मानते हैं। हाँ एक एक तो वो भी मैम क्या यही है क्या जो आप मतलब ये अंक की तरह थोड़ी लगेगा वो तो पता क्या हो जाता है, वो तो आपका एक वचन बहुवचन हो जाता है, ये अंग नहीं है। अनुस्वार तो क्या है, व्यंजन ध्वनि है, ठीक है ना। हाँ। ये चंद्र बिंदु है, ये क्या है, चंद्र अच्छा। बिंदु। और ये है जो है राम खाना खाता है, ठीक है, हाँ। एक वचन। बच्चे दौड़ते हैं, बहुवचन के साथ। बहुवचन। बच्चा दौड़ता है, एक वचन के साथ है। बच्चे दौड़ते हैं, बहुवचन के साथ हैं। क्लियर? ओके ओके। है ना यस। ये। तो अब सेकंड नियम, दूसरा नियम जो मैंने आपको बताया था, अगर दो पंचम वर्ण एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर एक जो पंचम वर्ण है, पंचम अक्षर, वो अनुस्वार के रूप में नहीं लगेगा। क्लियर? नियम क्लियर हो गया? यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. अब हम आगे वाला नियम आपको बताते हैं, ठीक है। ये तो थे इसके दो नियम। एक नियम तो आपको पता है, अनुस्वार पंचम वर्ण जो होता है वो अनुस्वार के रूप में अपने ही वर्ग क्या है ना, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण लग जाता है उसमें। ये हो गया एक। उसके बाद अब इसके बाद तीसरा, दूसरा नियम था, अगर दो पंचम वर्ण एक पंचम अक्षर एक साथ आ रहे हैं तो वो अनुस्वार के रूप में, पहला जो पंचम अक्षर है जो स्वर रहित है वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम ये नियम पर आते हैं कि पहले मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है, फिर आपको नियम समझना है। अन्वय, इसकी बड़ी बुक पकड़ लीजिए। कन्हैया, ये मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, अब आपको नियम बताना है, ठीक है। नियम है, यदि पंचम अक्षर य व ह, य व और ह, क्लियर, यदि पंचम अक्षर य व ह से पहले आता है तो वहां पंचम अक्षर ही अपने मूल रूप में लिखा जाता है, अपने उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं आता। दिखाया समझ? वो कह रहे हैं, तीन उन्होंने वर्ण बताए, ये नियम बताया है कि यदि पंचम अक्षर य जो है, ये य है, ये व है, ये व है और ह, य व ह, ठीक है। य व ह यदि पंचम अक्षर कौन सा आया, यणा, ठीक है, ये ण, न पंचम अक्षर है और न पंचम अक्षर है ना, पंचम अक्षर न पंचम अक्षर है। यस मैम। बड़ी तेज से आवाज आती है, क्या बात है? तो वो कह रहे हैं, नियम है य व ह से पहले, य व ह से पहले अगर कोई पंचम अक्षर आता है तो वो अपने मूल रूप में ही रहेगा, वो अनुस्वार के रूप में नहीं जाएगा। क्लियर? यदि पंचम अक्षर यस मैम। य व ह से पहले, पंचम अक्षर य व ह से पहले, य
आता है तो वहां पंचम अक्षर अपने मूल रूप में ही, मतलब पुण्य पुण्य ही लिखा जाएगा। पुण्य को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, रॉन्ग। कण्व ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। अन्वय ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका नियम ये है कि य व ह से पहले जो पंचम अक्षर है तो पंचम अक्षर अपने मूल रूप में ही रहेंगे। क्लियर? यस मैम। है ना? यस मैम। पता क्या होता है, Yes, कई ma'am. बार आप लोग ना ऐसे कहते हैं मैम इसमें अंक क्यों नहीं लगा, जैसे इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसके साथ ये नियम है। तो याद रखना 3 य व ह, है ना, इसके पहले जो पंचम अक्षर आता है वो अपने मूल रूप में ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसमें को मतलब चेंज नहीं आता मीन्स वो अनुस्वार के रूप में नहीं आता। मैम थर्ड वाला वापस रिपीट कर दो प्लीज। ये वाला नियम जो भी मैं पढ़ा रही बोले, यस ये मैम। नियम रिपीट करूँ ना? यस मैम। तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, बस याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि य व ह 3 य व ह, जबकि ये क्या है, अंतःस्थ है ना, य र ल व अंतःस्थ है ना। अब इसमें य व ह 3 वर्ण याद रखने पड़ेंगे। इन 3 वर्णों से पहले कोई पंचम अक्षर आता है, जैसे ण पंचम अक्षर है, न पंचम अक्षर है कि नहीं है? तो अगर यहाँ पर क्या है, ये य है, ये इसमें व है, इसमें व है, इसमें ह है कि नहीं? तो य व ह से पहले कोई पंचम अक्षर आता है तो वो अनुस्वार के रूप में नहीं लगता, वो अपने मूल रूप में ही रहता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बताओ आया समझ? तो ये तो इसका एक नियम ये था। ये सब क्या है, अनुस्वार के नियम है, पता कि इसके क्या। चलो अब ठीक है। अब इसके बाद जो है एक नियम और है, नियम तो 2-3 और है, मैं बताती हूँ, जब तक टाइम है तब तक बता देंगे। यहाँ से अलार्म बज जाता है कि टाइम हो गया आपका। अब उसके बाद है चौथा नियम, हम देखेंगे। चौथा नियम है श श स ह। पहले तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल लिख देती हूँ ना तब ज्यादा समझ में आता है। अंश, हंस, संहार। देखो अब ये अंश है, हंस है, संहार। तो वो कह रहा है नियम कि श श स ह, श श स ह। श श स ह से पूर्व लगने वाले अनुस्वार को पंचम अक्षर में नहीं बदला जाएगा। श श स ह, श स ह, ठीक है। श श स ह से पूर्व लगने वाले अनुस्वार को पंचम अक्षर में नहीं बदला जाएगा। जैसे कि अंश को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग है। हंस को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये भी गलत है। संहार को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। कभी ऐसे लिखा देखा आपने? अंश को कभी ऐसे लिखा देखा? जबकि ये तो अनुस्वार है, इसको No, अगर ma'am. अंश तो हम यहाँ पे आधा न श भी कर सकते हैं। हंस न सुनाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, अगर हम अनुस्वार हटाते हैं, लेकिन हमने कभी ये देखा इसको सही रूप कहा है? नहीं। कहा है? नहीं, क्योंकि वो नियम कह रहा है कि श श स ह। अब यहाँ पर श स ह, अगर इससे पूर्व अनुस्वार है, अगर इससे पूर्व अनुस्वार है तो वो पंचम अक्षर में नहीं बदला जाएगा। मैम उसे क्या कहेंगे? है? अपने मूल रूप उसे में क्या रहेगा, कहेंगे? अपने मूल रूप में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं कि राक्षस नहीं, देवता, एक एग्जाम्पल, देवता राक्षसों का संहार करते हैं, ठीक है, राक्षसों का संहार करते हैं। अब आपका मन आएगा यार संहारित तो ये अनु है ना, कि ये इसको मैं संहार को ऐसे भी लिख सकता हूँ, संहार, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है ये शब्द। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि श श स ह ऊष्म व्यंजन है।
श श स से अगर उसके पहले अनुस्वार लगा हुआ है तो वो अपने मूल रूप में ही आएगा। मतलब ये यहाँ पर पंचम वर्ण नहीं लिखा जाएगा, इसको हटा करके। समझ में आया? जैसे अंश, अंश न सुनाई दे रहा है, ये ऐसे नहीं आएगा। हंस में ये न नहीं आएगा, संहार में ये न नहीं आएगा। यानी कि ये श श स ये 4 व्यंजन वर्ण जो हैं, अगर इससे पूर्व अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार लगा रहेगा, अनुस्वार हटेगा नहीं। बोलिए। क्या हुआ? ओके मैम। अभी समझने में थोड़ा सा मैम। प्रॉब्लम आ रही है ना? ओके अभी मैम। एकदम से नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे नियम बताऊंगी तो नहीं आएगा। और पता है, उदाहरण समझाऊंगी ना तो शायद उदाहरण से आपको थोड़ा समझ, हालांकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। ये मत सोचो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ना ये मैम क्या समझा रहे हैं, मेरे तो ऊपर से गुजर रहा है, सर के ऊपर से, तो ये गुजरेगा। क्योंकि तभी तो हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं इन सब चीजों की, क्योंकि धीरे धीरे ही ये क्लियर हो, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल्स देखोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, नियमों को थोड़ा याद रखोगे तो ये होगा। तो ये था एक और नियम। अब एक नियम है सम उपसर्ग के बाद। उपसर्ग आप जानते हैं, है ना, मूल शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ते हैं, शब्दांश जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अब ये कह रहा है कि सम उपसर्ग के बाद, तो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। सम प्लस यंत्र, उसके बाद में आता संरचना, इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, सम प्लस रचना, इसको हम क्या कहते हैं? संरचना। संरचना कहते हैं, है ना। और जबकि सम, तो ये क्या है? सम उपसर्ग। सम यहाँ पर, अब इसको कहते हैं संयंत्र। इसको कैसे हम लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, संयंत्र। ठीक है। अब तो यहाँ पर संयंत्र इया सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे इया नहीं आएगा। क्यों? इसके साथ नियम कौन सा बता रहा है वो? जैसे संवाद, ठीक है ना, सम प्लस वाद। संवाद को हम ऐसे लिखते हैं, संवाद। संवाद वाला इसमें क्यों पता? हाँ, तो वो कह रहा है कि सम उपसर्ग के बाद यदि अंतःस या ऊष्म वर्ण आए तो म का रूपांतर न में हो जाता है। ये सम है ना, तो यहाँ पर संयंत्र, इसको हम क्या बोलेंगे? संयंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयंत्र बोलना चाहिए ना हमको इसको, लेकिन हम क्या बोलते हैं? संयंत्र। हम क्या बोलते हैं? संयंत्र। ये संरचना है, इसको हमको क्या बोलना चाहिए? संरचना बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं संरचना। क्या बोलते हैं? संरचना। संवाद, है ना, तो इसको हम संवाद बोलते हैं। ये तो चलो ठीक है, इसको तो हम इस प्रकार से ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सम उपसर्ग के बाद यदि अंतःस या ऊष्म वर्ण आता है, अंतःस यर अलावा या ऊष्म यानी कि श श स ह, अगर ये आता है तो म का रूपांतर न में हो जाता है। म किसमें बदल जाता है? म में बदल जाता है। म जो है वो न में बदल जाता है। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? संयंत्र बोलते हैं, संयंत्र थोड़ी बोलते। क्या बोलते हैं? संयंत्र बोलते हैं। संरचना, संरचना को हमें बोलना चाहिए संरचना, लेकिन हम इसको संरचना बोलते हैं। इस संवाद वाला मुझे समझ में नहीं आया, हम संवाद ही बोलते हैं उसको, संवाद तो नहीं बोलते, हम तो संवाद ही बोलते हैं। तो ये वाला नियम यहाँ पर नहीं लग रहा सही, क्योंकि संवाद को तो हम संवाद ही बोलते हैं, संवाद थोड़ी बोलते हैं कोई, है ना। तो ये एग्जाम्पल मुझे इतना सही समझ में नहीं, सही नहीं लग रहा है। तो कहने का अर्थ है सम, और इससे समझ लो कि वो कह रहा है कि सम उपसर्ग के बाद यदि अंतःस यानी यर अलावा या ऊष्म व्यंजन अगर आते हैं, ऊष्म कोई भी वर्ण, ऊष्म व्यंजन में से कोई भी वर्ण आता है तो म जो है वो न में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? मतलब उसका हम उच्चारित कैसे करते हैं? न के रूप में। संयंत्र, संरचना। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब ये तो है एक, तो टाइम तो हो गया अपना, अलार्म भी बजा दिया है। चलो आज के इतना ही काफी, थोड़ा सा बचा हुआ हम लोग और करेंगे। ये समझ में आया आपको?
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, आज ma'am. इतना ही काफी। Yes, और आप ma'am. प्रैक्टिस में करे रहिए, और अगर कुछ विशेष पढ़ना होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैम आज ये पढ़ने का मूड है, लेकिन उसमें आप लोगों की सबकी एकता होनी चाहिए। पता चला मैंने ये छूट दी तो कोई कहेगा मैम ये पढ़ाइए, कोई कहेगा मैम ये पढ़ाइए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर मंडे को। है क्या मैम आपको होमवर्क व्हाट्सएप में भेजिए भेजना ना, है ना? हाँ कल 4-5 बच्चों ने भेजा मुझे, है ना, तो आप लोग भेजिए मेरे को। मेरे पास एकलव्य का भी नहीं आया, मेरे पास तो क्या बोलते चहक ने तो भेज दिया। आज भेज निहारिका निहारिका मैम आज जोशी का भी नहीं आया भेजेंगे। है, आज भेजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं मंडे को बेटा। Ma'am, ओके बाय। बाय। Bye. बाय।